हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग फिर आ चुके हैं एक और नए एमसीक्यू पीडीएफ के साथ। ठीक है, इसमें हम लोग आज कवर अप करेंगे चैप्टर 5। ठीक है, सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 5। जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर में वो सारा कवर अप करेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि हम 2-3 चैप्टर एक साथ लाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे अच्छे थे जिसके कारण थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट में ही ला रहा हूँ, जिससे आप लोग को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो वो डिटेल में आप लोग पढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है चूज द इनकरेक्ट। ठीक है, आपको बताना है इनकरेक्ट। सीएमआर 2017 प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर टू इंश्योर। ठीक है, ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। पहला पूछ रहा है प्रॉपर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ माइन फॉर सेफ ऑपरेशन। क्या ऑनर जो होंगे वो आपके प्रॉपर डिजाइन कंस्ट्रक्शन करेंगे। दूसरा है एडुकेट वेंटिलेशन ऑफ माइन वर्किंग। तीसरा है सेफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन। और चौथा है स्टॉपेज ऑफ ऑपरेशन एंड विड्रॉल ऑफ वर्कर टू अ सेफ लोकेशन इन केस ऑफ सीरियस डेंजर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब बहुत कोई को इसमें मुझसे कंट्रोवर्सी हो जाएगा कि सर मतलब आंसर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो मैं आपको इसके साथ रेफरेंस भी देता हूँ। ठीक है, जाके आप लोग को अगर डाउट हो तो आप लोग वहाँ से चेक कर सके। देखिए, आपका रेगुलेशन नंबर 47 जो है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरमैन, उसमें लिखा हुआ है कि सेफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन जो है वो किसकी ड्यूटी होती है, इंश्योर करना, वो होती है ओवरमैन की ड्यूटी। इसीलिए ये गलत है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन डीलिंग विथ ऑन आइडेंटिफाइड मार्क। ठीक है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है आइडेंटिफाई रिस्क को करने के लिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप देखे होंगे कि रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें कुछ कुछ चीज़ लिखा हुआ था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिस्क को एलिमिनेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद पीपीई यूज़ करते हैं। तो ये एक उसका सीक्वेंस था। ठीक है, तो इसमें आपको वही पूछ रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। तो कंट्रोल, एलिमिनेट, मिनिमाइज या फिर प्रोवाइड एंड इंश्योर पीपीई किट। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेट द रिस्क। ठीक है, हम लोग सबसे पहला प्रायोरिटी जो होती है कोई भी रिस्क को देख के एलिमिनेट करने का। अगर रिस्क दिख रहा है तो आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होगा कि आप उसको एलिमिनेट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, व्हेन डिप्लॉइंग अ कॉन्ट्रैक्टर इन अ माइन। अगर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर को डिप्लॉय कर रहे हैं माइन में, तो ओनर एजेंट मैनेजर सेल इंश्योर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट स्पेसिफाई। जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा उस केस में वो क्या स्पेसिफाई करेगा। पहला, हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट साइन किए हैं तो उसमें हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट के बारे में होगा। सैंक्शन एंड पेनल्टीज इन केस ऑफ कॉम्प्लियंस। ठीक है, क्या क्या सैंक्शन और क्या क्या पेनल्टी लगेगा अगर आप साथ नहीं देंगे, नॉन कॉम्प्लियंस मतलब अगर समर्थक नहीं कर रहे हैं तो। अगला है आपका राइट ऑफ माइन ऑफिशियल टू स्टॉप वर्क व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी। और अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, और ये जो है आपका, ये है आपका रेगुलेशन नंबर 39। ठीक है, जिसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है, तो उसमें ये सारा पॉइंट मेंशन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉन्ट्रैक्टर डिप्लॉय इन अ माइन फॉर एनी वर्क सेल। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग डिप्लॉय किए हैं माइंस में किसी काम के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ करेगा। तो पहला है कि इंश्योर कॉम्प्लियंसेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, प्रोवाइड रेलिवेंट ट्रेनिंग टू द वर्कर बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क। वो रेलिवेंट ट्रेनिंग, जो भी जरूरतमंद ट्रेनिंग होगा वर्कर को, वो देगा। अगला बोल रहा है स्टेबलाइज ऑनगोइंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सुपरवाइजर ऑफिशियल एंड सीनियर ऑफिशियल ऑफ द माइन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो इन सब काम को करवाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ डंपर ऑपरेटर सेल। जो भी आपका डंपर ऑपरेटर होगा वो इनमें से क्या करेगा, इंस्पेक्ट द डंपर असाइन टू हिम इन द बिगिनिंग ऑफ हिज शिफ्ट। जब भी उस अपना शिफ्ट स्टार्ट करेगा तो वो इंस्पेक्ट करेगा डंपर को कि हाँ डंपर में सब चीज़ काम कर रहा है कि नहीं, ब्रेक व्रेक काम कर रहा है कि नहीं, या फिर आपका ऑडियो विजुअल अलार्म काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड टेस्ट वेरियस सिस्टम, सब सिस्टम एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। आगे लिखा हुआ है रिकॉर्ड, मेंटेन अ रिकॉर्ड इन बाउंड पेज बुक फॉर केप फॉर द पर्पस। ठीक है, वो क्या करेगा, बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड करेगा डंपर ऑपरेटर। अगला बोल रहा है स्ट्रिक्टली अडेयर टू ट्रांसपोर्ट रूल, ट्रांसपोर्ट रूल को फॉलो करेगा। और एट द एंड ऑफ शिफ्ट रिकॉर्ड कंडीशन ऑफ द डंपर इन अ रिपोर्ट बुक। जो भी कंडीशन होगा अब उसका शिफ्ट खत्म होने के बाद वो सारा उसमें रिपोर्ट करेगा। अगर कुछ भी डंपर में प्रॉब्लम होगा तो वो भी मेंशन कर देगा कि हाँ डंपर में ये प्रॉब्लम है, ताकि कोई और जिसका शिफ्ट हो उस समय वो डंपर चलाए तो उसको पता चले कि हाँ इसमें ये दिक्कत आ रहा है, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सारा जिम्मेदारी है आपका डंपर ऑपरेटर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इन टेकिंग
preventive and protective measure, the owner shall arrange for regular assessment of the risk and dealing with it in the following order of priority। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वही पूछ रहा है इसमें कि जब भी हम लोग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर लेते हैं तो ऑनर क्या क्या चीज़ अरेंज करता है। तो आपका क्या क्या एलिमेंट द रिस्क, आपको हम अभी बताए थे। ठीक है, कि उस केस में क्या करेगा आपका ऑनर, एलिमिनेट करेगा सारे रिस्क को। ठीक है, उसके बाद होगा कंट्रोल द रिस्क, मिनिमाइज द रिस्क और प्रोवाइड फॉर द यूज़ ऑफ पीपीई। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये सारा है आपका दिया हुआ। ठीक है, आपका ये है 37 नंबर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर में, उसमें ये सारा चीज़ मेंशन है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है वेंटिलेशन ऑफिसर शेल डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर once at least in every dash and get fan blade and a fan drift clean when necessary। तो आपसे पूछ रहा है कि जो भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होगा, ठीक है, तो वेंटिलेशन ऑफिसर आपको उसको एटलीस्ट कितने दिनों में उसको उसका ये करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, एफिशिएंसी चेक करेगा और ब्लेड को साफ करेगा जब भी ज़रूरत होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, इसको याद करने का ना बहुत आसान तरीका है। बहुत कोई होता है कि इसमें भूल जाता है कि सर कैसे याद करें, याद नहीं होता है इतना सारा डाटा। तो आप एक चीज़ याद रखिए, पेन का ब्लेड जो होता है, पेन का ब्लेड आप लोग घर में पंखा होता देखे हैं कैसा होता है, 3 ब्लेड होता है उसमें, 3 ब्लेड ऐसे। तो इसका भी आंसर याद रखने का तरीका है कि जब भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का बात आएगा तो आंसर याद रखिएगा 3 मंथ होगा। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 46 में। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 46 में ये मेंशन है। ठीक है, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि सब रेगुलेशन जी में है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑनर सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर। ठीक है, जो भी आपका ऑनर होगा वो इनमें से किन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑनर होगा क्या, वो प्रॉपर माइन डिजाइन एंड सेफ कंडीशन फॉर इक्विपमेंट ऑपरेशन। ठीक है, जो भी आपका ऑनर होंगे वो प्रॉपर माइन डिजाइन करेंगे और सेफ कंडीशन करेंगे, सेफ कंडीशन देंगे जितना भी इक्विपमेंट ऑपरेशन होगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ वर्क इन्वायरमेंट एंड सेफ वर्क सिस्टम, अप्रोप्रिएट मेजर टू प्रिवेंट फायर, इनडेशन, एक्सप्लोजन और उसके बाद सेफ ऑपरेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेफ ऑपरेशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी का सेफ ऑपरेशन के लिए आपका ऑनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, उस केस में आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपको ये भी हम बता दे रहे हैं कि ये रेगुलेशन नंबर 47 से रिलेटेड है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 47 से रिलेटेड है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेफ ऑपरेशन ऑफ मशीनरी के लिए कौन जिम्मेदार होंगे। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप लोग सबको ही कमेंट कीजिएगा जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग रियल में एग्जाम के लिए सीरियस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, द ऑनर सेल टेक ऑल नेसेसरी मेजर। ठीक है, जो भी आपके ऑनर होंगे वो सारा नेसेसरी मेजर्स लेंगे। क्या क्या मेजर्स लेंगे, आपका एडुकेट वेंटिलेशन ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग, वो क्या करेंगे, एडुकेट वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे ऑनर। ठीक है, याद रखिएगा किसके बारे में पूछा जा रहा है, ऑनर के बारे में। ठीक है, तो क्या ऑनर आपका जितना भी वेंटिलेशन है अंडरग्राउंड वर्किंग में वो प्रोवाइड करेंगे, उनका एक तरह से क्या बोलते हैं स्टेप लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ड्रॉ अप एंड इम्प्लीमेंट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ऑनर क्या करेंगे आपका ड्रॉ करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जिससे काम के दौरान किसी चोट ना लगे। इंश्योर ऑपरेशन एंड स्टॉप एंड वर्कर एवैक्यूएटेड व्हेन देयर इज सीरियस डेंजर टू सेफ्टी। लिखा हुआ है कि वो ये बात का भी इंश्योर करेंगे, मतलब सुनिश्चित करेंगे कि ऑपरेशन के बाद, ठीक है, जब ऑपरेशन को बंद करके वर्कर को निकाला जाए अगर वहाँ पे सीरियस डेंजर है, तो मतलब कि वहाँ पे चांस है कि हाँ रूफ फॉल हो सकता है या फिर कोई भी इनडेशन हो सकता है या कोई भी ऐसा खतरा है जिससे वर्कर को चोट लग सकता है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि सारे वर्कर को बाहर निकाला जाए। अगला है आपका प्रिवेंट फायर, एक्सप्लोजन एंड इनडेशन, वही जो मैंने बताया। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा आपका ऑनर का जिम्मेदारी है, मतलब तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑनर का ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारा चीज़ करे। आपका है ये रेगुलेशन नंबर 37। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 37 क्या है आपका, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर, उसमें ये मेंशन है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, मैनेजर ऑफ ओपन कास्ट माइन सेल एक्सरसाइज पर्सनल सुपरविजन ऑफ अ माइन ऑन एटलीस्ट डेज इन अ वीक। बोल रहा है जो भी मैनेजर होंगे आपका ओपन कास्ट माइन के, ठीक है, याद रखिएगा किसके बारे में बात हो रहा है, ओपन कास्ट माइन। ठीक है, सेल एक्सरसाइज पर्सनल सुपरविजन, वो खुद से निगरानी रखेंगे माइन पे एटलीस्ट डैश इन अ वीक, वीक में कितने दिनों। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेली। आप लोग सबको पता ही होगा कि जो भी मैनेजर होंगे अगर ओपन कास्ट की बात आ रहा है तो फिर वो अपना इंस्पेक्शन डेली करेंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि मैनेजर है, ठीक है,
और ओपन कास्ट यहाँ मेंशन नहीं होके, अगर आपसे पूछते कि अंडरग्राउंड में वो कितने, मतलब कि वो जो सुपरविजन करेंगे वो माइंस में एटलीस्ट कितने दिन करेंगे एक वीक में, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? जो भी अगर मैनेजर होंगे वो अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में वो सुपरविजन वीक में एटलीस्ट कितने दिन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हु शेल इमीडिएटली रिपोर्ट इन रिटन टू द इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस एनी डिफेक्ट विच ही नोटिस इन इंजन ब्रेक इंडिकेटर ड्रम रोप एंड अदर अप्लायंसेस अंडर ही चार्ज। देखिए ये मस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत आसान से आप लोग फंस जाइएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रिपोर्ट कौन करेगा, इंजीनियर को, ठीक है, या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन को। अगर आप नोटिस करते हैं कि इंजन ब्रेक इंडिकेटर ड्रम रोप इसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो इंजीनियर क्या खुद को ही रिपोर्ट करेगा, हॉलेज इंजन मैन, बैंक्समैन एंड ऑन सेटर, या फिर वाइंडिंग इंजन मैन। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज याद दिलाते हैं, कभी भी अगर ये क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो इसको एक तरीका से आप लोग गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ड्रम, ठीक है, रोप, ये सब किस में होते हैं आप खुद बताइए। ड्रम का बात कर रहा है, रोप का बात कर रहा है, इंजन का बात कर रहा है, ब्रेक का बात कर रहा है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपको हिंट कर रहा है कि ये हो सकते हैं वाइंडिंग इंजन मैन, ठीक है। क्योंकि वाइंडिंग इंजन मैन क्या करते हैं, रस्सा को लपेटते हैं तब नीचे जाता है, फिर रस्सा को टानते हैं तो फिर वापस हॉलेज ऊपर आता है। तो कहीं ना कहीं जो ड्रम यूज होता है वो तो आपका वाइंडिंग में होता है, वाइंडिंग इंजन मैन के द्वारा यूज होता है, ब्रेक भी होता है, रॉप भी होता है। तो इस तरह से भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा वाइंडिंग इंजन मैन, ठीक है। ये आपका रेगुलेशन नंबर 55 में दिया हुआ है, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन, ड्यूटीज ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा वाइंडिंग इंजन मैन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है कि मैनेजर ऑफ अ माइन मस्ट इंस्पेक्ट द माइन ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट एटलीस्ट वन इन एवरी। वही बोल रहा है कि मैनेजर जो आपके नाइट शिफ्ट में इंस्पेक्शन करते हैं वो वीक में कितने दिन करते हैं, मतलब कि कितने दिनों पे करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि एवरी वीक, हर सप्ताह करते हैं। एवरी फोर्थ नाइट, फोर्थ नाइट का मतलब होता है 14 या 15 दिन, ठीक है। 14 से 15 दिन, मतलब कि 14 या 15 दिन को पीरियड को बोलते हैं हम लोग फोर्थ नाइट। ऐसे तो बहुत किसी को पता होगा 14, लेकिन 15 भी होता है, ठीक है। अगला है आपका मंथ, और उसके बाद है एज द सिचुएशन वेरेंट, ठीक है, जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का, जो भी मैनेजर होंगे वो इंस्पेक्ट करेंगे माइंस को एटलीस्ट वन इन एवरी फोर्थ नाइट, ठीक है। रात के समय में कम से कम 14 दिन में एक बार, रात के समय में जनरली मैनेजर लोग इंस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बार इंस्पेक्ट करें 14 दिन पे, ठीक है। तो ये याद हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज गिवन इन विच रेगुलेशन। कमेंट कीजिएगा, हम नहीं बताने वाले ये सब क्वेश्चन, ये सब आप लोग सबको पता है। तो मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए, आप लोग सब कोई से, सब कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और इसका आंसर कमेंट करेगा कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर किस में मेंशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा हुआ है, मैनेजर की ड्यूटी इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट इन अ माइन आर। मैनेजर की ड्यूटी क्या होगा आपका माइंस, मतलब अगर सीरियस एक्सीडेंट हो गया है माइंस में तो जो मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे फोर्थ विथ, ठीक है, 14 दिनों के अंदर क्या बोलते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और सेंड अ नोटिस इन फॉर्म 4A एंड विद इन 24 आवर, और नोटिस भेजेंगे आपका फॉर्म ए में 24 आवर में। उसके बाद लिखा है सेंड पार्टिकुलर टू इंजर्ड पर्सन इन फॉर्म बी विद इन 7 days, इंस्पेक्ट द साइट, इंक्वायर द एक्सीडेंट पर्सनली, और ऑल्दो, एक मिनट क्या है, हाँ, or through an assistant manager record the result in bound page book, keep for the purpose and send a copy to CIM and RIM within 15 days of the accident। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारा आपका मेंशन है मैनेजर के ड्यूटीज में, ठीक है। आप अगर रेगुलेशन नंबर 8 पढ़िएगा, रेगुलेशन नंबर 8, ठीक है, उसका हम बता दे रहे हैं, उसमें आपका 4A एंड 4B मेंशन है, 4A एंड 4B मेंशन है, ठीक है। कि 4A में आपका दिया हुआ है कि जो भी नोटिस ऑफ एक्सीडेंट होगा वो फॉर्म ए में दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स, और फॉर्म बी में लिखा हुआ है जो भी इंजर्ड पर्सन का पार्टिकुलर डिटेल्स होगा वो किसमें, फॉर्म बी में दिया जाएगा विद इन 7 days। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आप लोग के लिए, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सेट करेगा तो इनमें से कोई एक उठा के दे देगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सर इसमें से गलत क्या है। तो ये ध्यान से पढ़िएगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग से, मैनेजर सेल एग्जामिन एंड
काउंटर साइन ऑल रिपोर्ट रजिस्टर रिकॉर्ड एज रिक्वायर अंडर CMR, ठीक है। जो भी मैनेजर होंगे आपके वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, काउंटर साइन करेंगे सारे रिपोर्ट को, रजिस्टर को, रिकॉर्ड को एज रिक्वायर अंडर CMR 2017। पहला ऑप्शन है हिमसेल्फ, दूसरा ऑप्शन है बी हिमसेल्फ और मे डेलीगेट सम टू असिस्टेंट मैनेजर, तीसरा है हिमसेल्फ और मे डेलीगेट ऑल टू द असिस्टेंट मैनेजर। देखिए पहला तो खुद से करेंगे और कुछ असिस्टेंट मैनेजर को देंगे। दूसरा तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि वो खुद से साइन करेंगे और सारा डेलीगेट कर देंगे असिस्टेंट मैनेजर को, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ही में डेलीगेट दिस ड्यूटी टू द असिस्टेंट मैनेजर, वो सारे ड्यूटी मतलब ये ड्यूटी असिस्टेंट मैनेजर को दे देंगे, एक्सेप्ट इन केस when where a special provision is made to countersign a report or register। जब मतलब जब अगर स्पेशल प्रोविजन होगा काउंटर साइन करने का रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग अगर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर पढ़िएगा तो उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। हम रेगुलेशन नंबर आप लोग को नहीं बताएंगे क्योंकि ये हम आपको कमेंट करने के लिए दिए हुए हैं, तो आप लोग अगर पढ़िएगा तो आपको उसमें ये मिल जाएगा आंसर कि ही मे डेलीगेट। और ये जो लाइन है ये उसमें क्लियरली मेंशन है कि ही मे delegate this duty to the assistant manager except in case where a specified provision it makes counter sign or report sign, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग मैनेजर सेल पर्सनली साइन। जो भी मैनेजर होंगे आपके वो पर्सनली साइन करेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ साइन करेंगे, आपका सर्वेयर बुक, लिस्ट ऑफ प्लान, ठीक है। जो भी आपका लिस्ट ऑफ प्लान होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे या फील्ड बुक होंगे, रिजल्ट ऑफ डस्ट एनालिसिस, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव या फिर A, B एंड C, मैन पावर को छोड़ के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे चीज़ जो होंगे वो मैनेजर क्या करेंगे, पर्सनली साइन करेंगे। याद रखिए सर्वेयर बुक, जितने भी प्लान होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे, फील्ड बुक होंगे, रिजल्ट होंगे या फिर मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए एक तरह से आप याद रखिए मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम होता है माइंस में मैनेजमेंट करने का। तो मैनेजमेंट करने के लिए उनको तो पता होना चाहिए ना कि सर्वेयर बुक में क्या मेंशन है या फिर क्या प्लान है। तो वो अगर सब चीज़ जब तक जानेंगे नहीं, सब तक साइन नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो उसी लिए एक तरह से कह सकते हैं कि मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो सारा चीज़ में साइन करे और कंफर्म करे कि हाँ चलो सब चीज़ सही चल रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट। आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट क्या है, असिस्टेंट मैनेजर सेल, असिस्टेंट मैनेजर के बारे में, ठीक है। लिखा हुआ है कैरी आउट ड्यूटीज असाइन टू हिम बाय द मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर जो होंगे वो अपनी ड्यूटी करेंगे जो उनको असाइन किया जाएगा मैनेजर के द्वारा। आपको इनकरेक्ट पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इनकरेक्ट बताइए। तो आप लोग को लगेगा कि करेक्ट पूछा है, आप लोग पहला ऑप्शन देखिए कि हाँ जो भी ड्यूटीज होगा मैनेजर द्वारा मार्क आ गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो नंबर एक नंबर आने की जगह आपका एक नंबर नहीं आएगा, कट जाएगा। तो वो याद रखिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पॉइंट बोल रहा है आपको रिकॉर्ड अ बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पस, ठीक है। रिजल्ट ऑफ ईच ऑफ हिज इंस्पेक्शन एंड एक्शन टेकन टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट, विजिट एंड एग्जामिन ऑल वर्किंग एंड देयर ट्रेवलेबल पार्ट ऑन एवरी वर्किंग डे। फिर अगला बोल रहा है फॉर पार्ट ऑफ माइन अंडर हिज चार्ज बी सब्जेक्ट टू बी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज लाइबिलिटीज एज द मैनेजर इन एब्सेंस ऑफ द मैनेजर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपका जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि विजिट एंड एग्जामिन ऑफ ऑल वर्किंग एंड ट्रेवलिंग पार्ट ऑफ एवरी वर्किंग डे, ठीक है। जो भी ये चीज़ है मतलब ये आपका इसका ड्यूटी नहीं है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर का ड्यूटी नहीं है कि वो आपका एग्जामिन करे जितना भी आपका ट्रेवलर पार्ट है, ठीक है, और वो भी हर दिन। तो ये आपका गलत दिया हुआ, बाकी सारा सही है कि जो भी आपका असिस्टेंट मैनेजर होगा उसका ड्यूटी होगा कि वो अपना जो भी उसको काम सौंपा जाए मैनेजर द्वारा वो करेगा, वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा बीपी बुक में अपना सारा इंस्पेक्शन का। और जो भी पार्ट अपना माइन उसके चार्ज में होगा वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज निभाएगा एब्सेंस ऑफ मैनेजर का, अगर मैनेजर मौजूद नहीं है तो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है द मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन सेल एग्जामिन द मशीनरी एंड ऑब्जर्व द pressure recorded on water gauge and speed indicator at the interval of not more than dash and shall enter the reading of the indicator in the bound page book kept for the purpose at the fan house। लिखा हुआ है कि आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन है उसको एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। उसका स्पीड इंडिकेटर को, वाटर गॉज को, वो कितने इंटरवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक तरह से बोलने का मतलब कि कितने इंटरवल के अंदर उसका टेस्ट करना चाहिए। तो बोल रहा है वंस इन अ शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में कम से कम एक बार तो कर लेना चाहिए। मतलब एक बार मतलब क्या होता है, नॉट मोर देन एक शिफ्ट, ठीक है। अगला है एवरी 2 आवर, तीसरा दिया हुआ है एट इंटरवल और नॉट मोर देन 1 आवर, ठीक है।
1 घंटा से कम के इंटरवल में उसको चेक करना है स्पीड इंडिकेटर, वाटर गोज, रिकॉर्डिंग। मतलब 1-1 घंटा, जैसे 1 घंटा होने वाला है, तो उसके अंदर ही चेक करना है, दूसरा घंटा होने से पहले। जैसे 1 बज रहा है, 2 बजने वाला है, तो 1:30 में चेक कर लिया, 1:50 में चेक कर लिया, मतलब 2 बजे से पहले चेक करना है। वही बोल रहा है 1 घंटा के इंटरवल के अंदर चेक करना है। 5 मिनट आफ्टर स्टार्टिंग द मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन एवरी टाइम। जब भी मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन स्टार्ट करिएगा तो उसको 5 मिनट के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटा का क्या बोलते हैं, इंटरवल के अंदर आपको चेक करना है। ये आपका रेगुलेशन नंबर 51 में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका ड्यूटीज ऑफ अटेंडेंट ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? Who shall check the speed of main mechanical ventilation amperage drawn by its motor and fan drift water gauge at least one in a day। ठीक है, आपका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि ये सारा चीज़ को चेक करे? आपका अटेंडेंट ऑफ मैन मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, या फिर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, वेंटिलेशन ऑफिसर का, कि वो चेक करे स्पीड ऑफ मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, एम्पियर जो भी ड्रॉन होगा इसका मोटर से, फैन ड्रिफ्ट, वाटर गोज एटलीस्ट वंस इन अ डे। देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, वंस इन अ डे मतलब कि दिन में एक बार। ठीक है, ये काम किसका हो गया? आपका वेंटिलेशन ऑफिसर का हो गया। और यहाँ जो क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन था इसमें आपको बोल रहा है नॉट मोर देन 1 आवर, मतलब पर घंटा चेक करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? ये आप आपको मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इसका आप लोग का सबसे हमको कमेंट में आंसर चाहिए, क्योंकि आज हम आप लोग को बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। एग्जाम में इतना डीपली तो नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आप लोग को एग्जाम में एक भी नंबर आप लोग का कहीं से छूटेगा नहीं। ठीक है, सारा क्वेश्चन के साथ हम इसमें कवर अप कर रहे हैं आप लोग का। तो आप लोग का कमेंट करना है कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि 1 घंटा के अंदर वो सारा चीज़ चेक करे, स्पीड इंडिकेटर, वाटर गॉज, और दिन में एक बार। यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए अटेंडेंट ऑफ एमएम भी दे दिया है, कि आप लोग को लगा ये भी हो सकता है, तो वो याद रखिएगा। ठीक है, दिन में पूछेगा तो आपको याद रखना वेंटिलेशन ऑफिसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेंटिलेशन ऑफिसर सेल, जो भी आपके वेंटिलेशन ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे? ठीक है, लिखा हुआ है डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन वंस एवरी 3 मंथ। ठीक है, जो भी आपके मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होंगे, मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन फैन होंगे, उसका एफिशिएंसी चेक करेंगे हर 3 महीने में। ठीक है, अगला है डिटरमाइन करेंगे VEQ फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका दूसरा ऑप्शन दे रहा है डिटरमाइन VEQ फ्रॉम टाइम टू टाइम। तीसरा ऑप्शन दे रहा है एंश्योर दैट माइन एयर सैंपल एंड एनालाइज विद इन 48 आवर ऑफ टैंकिंग। जो भी माइन में एयर सैंपल लिया जाएगा उसका एनालिसिस करेंगे 48 घंटा के अंदर। अगला दिया हुआ है एग्जामिन ऑल फ्रीक्वेंट इंटरवल स्टॉपिंग डोर, ये बूस्टर फैन, दिस दैट दे आर प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन। ठीक है, तो वेंटिलेशन ऑफिसर का बात हो रहा है, तो वेंटिलेशन ऑफिसर ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कि वेंटिलेशन ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि ये सारा चीज़ वो फॉलो करे और मेंटेन करे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अदर देन मैनेजर, ठीक है, मैनेजर की बात की जा रही है। हुज ड्यूटी इज इट टू सी दैट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आर मेंटेन। ठीक है, अदर देन मैनेजर, मैनेजर के अलावा किसकी ड्यूटी होगी कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का देखिए। ठीक है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट देखिए गाइस, आप लोग को लगेगा कि हाँ इसका आंसर तो आप लोग का सेफ्टी ऑफिसर हो जा रहा है, क्योंकि सेफ्टी रिलेटेड बात हो रहा है, या फिर असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकता है, जनरल शिफ्ट ओवरमैन भी हो सकता है कि फायर फाइटिंग। तो लेकिन याद रखना है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का जो भी मैनेजर के अलावा, ठीक है, ये ड्यूटी किसकी होगी? वेंटिलेशन ऑफिसर की होगी। वेंटिलेशन ऑफिसर आपका मेंटेन करेगा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोग के लिए, क्योंकि देखिए वेंटिलेशन, देखिए सेफ्टी की बात हो रहा है, फायर फाइटिंग का यूज़ क्यों होता है? आग से लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी से बात हो रहा है, तो बहुत किसी को लगेगा कि हाँ सेफ्टी ऑफिसर होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेंटिलेशन ऑफिसर, रेगुलेशन नंबर 46। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 46 इसके बारे में है, ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर, उसमें दिया हुआ है। और उसमें भी देखिए हम बता दे रहे हैं आप लोग का सब रेगुलेशन आर पढ़िएगा। ठीक है, सब रेगुलेशन आर, उसमें ये चीज़ साफ साफ मेंशन है। ठीक है, कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से किसका जिम्मेदारी है? वेंटिलेशन ऑफिसर का। अगला क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? इट इज स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑफ द इंजीनियर टू पर्सनली सुपरवाइज। ठीक है, आपकी इंजीनियर की ड्यूटी होगी, ठीक है, पर्सनली सुपरवाइज करे क्या? जो भी इंस्टॉलेशन, अनचार्जिंग एंड रिकेपिंग ऑफ वाइंडिंग रोप, अगर वाइंडिंग रोप का इंस्टॉलेशन करे, चेंजिंग करे, अनरिकेपिंग करे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका इंस्टॉलेशन, चेंजिंग एंड एनियलिंग ऑफ केज सस्पेंशन गियर। तीसरा हो जाएगा ट्रायल रन ऑफ न्यूली इंस्टॉल्ड एंड शिफ्टेड मशीन।
तो ये सारी जिम्मेदारी होती है इंजीनियर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जितना भी मेंशन है ये सारा, जो भी इंजीनियर होंगे वो क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, चेंज करेंगे, रिकैपिंग करेंगे वाइंडिंग रोप को, और एनेलिंग करेंगे केस सस्पेंशन गियर को, और ट्रायल करेंगे आपका रन न्यूली इंस्टॉल या शिफ्टेड मशीन को, जो भी नया मशीन इंस्टॉल होगा माइंस में उसका। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है इंजीनियर की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग से पूछ रहा है कि ड्यू टू नॉन कंप्लियंस, ठीक है, ड्यू टू नॉन कंप्लियंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑन ओवर वाइंडिंग हैज अकर किलिंग वन पर्सन हु शेल बी लीगली लाइजेबल फॉर द लैप्स। देखिए ओवर वाइंडिंग आप लोग को पता है सबको, ओवर वाइंडिंग, ओवर वाइंडिंग क्या होता है आप लोग सबको पता है ये चीज़, कि जब भी हम लोग शाफ्ट होता है वो ऊपर आता है तो ऊपर एक लिमिट से, मतलब कि जहाँ पे वो आपका सेफ्टी ये रहता है उससे ऊपर आता है तो उसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो और ये किसकी गलती से होता है, ठीक है, द पर्सन हु वायलेटेड द प्रोविजन, जो भी पर्सन आपका रूल से रेगुलेशन को वायलेट किया उसकी गलती से, ऑनर की गलती हो सकती है, एजेंट की, मैनेजर की, या इंजीनियर की, या फिर इन सबको की गलती होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए नॉन कंप्लायंस हो रहा है प्रोविजन का ओवर वाइंडिंग के केस में, तो जिसके कारण किसी का जान चला गया है, किलिंग वन पर्सन, तो इसके लिए ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, ये सब लोग इसमें जिम्मेदार होंगे, ठीक है। और ओवर वाइंडिंग कब होता है, जब अपकमिंग केज हो जाता है वो आपका पिट टॉप से, ठीक है, पिट टॉप के क्रॉसिंग को ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, ये पिट टॉप होता है। जैसे कि आपका सांप आया पिट टॉप यहाँ पे है, इसके ऊपर जाके तब उस केस में आपका ओवर वाइंडिंग होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपसे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है, हु शेल इंश्योर प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान स्पेसिफाइड टू ईच माइन फॉर रीजनेबल फोरसेबल इंडस्ट्रियल एंड नेचुरल डिजास्टर। इसमें से बोल रहा है कि कौन इंश्योर करेगा प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान आपका किसका जिम्मेदारी होगा, मैनेजर, ऑनर, या फिर सेफ्टी ऑफिसर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान का बात हो रहा है गाइस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑनर, ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑनर। ऑनर की जिम्मेदारी होगा कि वो प्रिपेयर करे इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, ठीक है। देखिए अगर आप घर बनाइएगा, ठीक है, आपको एग्जांपल देते हैं आसानी से, अगर आप घर बनाइएगा तो घर में आपको निकलने और बाहर जाने का मतलब घर के अंदर घुसने का और बाहर निकलने का अगर दो रास्ता बनाना है या एक रास्ता बनाना है, तो वो जिम्मेदारी किसका होगा, घर का मालिक का होगा जो घर बनवा रहा है, कि हाँ हम अपना घर में आने के लिए भी एक ही रास्ता, जाने के लिए भी एक रास्ता बनाए। वैसे ही देखिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, जो भी इमरजेंसी होगा उस केस में आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है वो किसका एक तरह से ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑनर, जो कि आपके टॉप मोस्ट, मतलब कि एक तरह से मालिक हैं वो घर के, जैसे होता है ना माइंस के मालिक कौन होते हैं, ऑनर होते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होंगी इसकी, ठीक है। बाकी मैनेजर और ये लोग तो आपका मैनेजमेंट काम करेगा, जैसे कि मानिए माइंस को कैसे मैनेज करना है वो सब काम ये लोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स प्लान का काम किसका होगा, ऑनर का होगा। हम आप लोग को समझाते हुए भी चल रहे हैं ताकि अगर बहुत किसी को याद ना हो तो याद भी हो जाए एक टेक्निक से, कहानी की तरह, कि हाँ सर बताए थे तो इस तरह याद हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 25 नंबर, हुज ड्यूटी इज टू इंश्योर डेट ऑल कंसर्न एम्प्लॉई, ठीक है, जितने भी कंसर्न एम्प्लॉई हैं आर फुल्ली कन्वर्जेंट विथ स्टैंडर्ड ऑर्डर एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस। किसकी ड्यूटी है, इंश्योर करेगा कि जो भी एम्प्लॉई है वो फुल्ली कंसर्न रहे, मतलब फुल्ली कन्वर्सेंट रहे विथ स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डर एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस से। मैनेजर की ड्यूटी है असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, या वेंटिलेशन ऑफिसर, या ऑप्शन नंबर ई ANC मैनेजर एंड सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, जो भी आपके मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी एम्प्लॉय माइंस में काम करे वो फुल्ली कंसर्न रहे, मतलब फुल्ली कन्वर्जेंट रहें जो भी कोड और ऑर्डर आपका माइंस में दिया जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी होगी ऑनर एंड सेफ्टी ऑफिसर की। ये आपका दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 28, ठीक है, चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, और आपका रेगुलेशन नंबर 44 ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर का पॉइंट नंबर H, ठीक है, सब रेगुलेशन H, समझ गए। अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं, अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना हो तो। चलिए बढ़ते हैं आप लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु इज टू कलेक्ट एयर सैंपल फ्रॉम सील ऑफ एरिया, ठीक है, सील ऑफ एरिया से आपका एयर सैंपल कौन कलेक्ट करेगा, और एग्जॉस्ट ऑफ डीजल व्हीकल, और आपका डीजल व्हीकल से भी कौन करेगा, आपका सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, नन ऑफ दी अबव, या फिर बोथ A एंड B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेंटिलेशन ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर को कभी देखे हैं क्या कि एयर सैंपल कलेक्ट करते हुए, नहीं, क्योंकि उसका जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी वेंटिलेशन ऑफिसर, जो भी आपके माइंस के वेंटिलेशन ऑफिसर होंगे वो आपका सील ऑफ एरिया और जहाँ से भी डीजल एग्जॉस्ट हो रहा है, मतलब कि मशीन चल रहा है वहाँ से डीजल व्हीकल, वहाँ से जो भी धूल मतलब वहाँ का एग्जॉस्ट निकल रहा है उसका सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, हु शेल नॉट परमिट एनी पर्सन डिसेंडिंग द शाफ्ट टू कैरी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग और एन अलाउ एनी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन टू डिसेंड। देखिए एक चीज पूछ रहा है, डिस्केंडिंग, डिस्केंडिंग का मतलब होता है नीचे जाना। ठीक है, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो मतलब परमिशन नहीं दे कोई ऐसा पर्सन को नीचे जाते हुए जो नशा किया हो। इंटॉक्सिकेट पर्सन मतलब होता है कि नशा किया हो, नशेड़ी हो। ठीक है, अगर कुछ गांजा वांजा फूक के आया या फिर कोई भी नशा किया हो, कोई गांजा की बात नहीं हो रहा, अदर नशा भी जैसे ड्रिंक, अल्कोहल पिया हो या फिर कोई और भी, तो उस केस में ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसको सांप के अंदर ना जाया दिया जाए और उसको अपने साथ ये सब चीज़ भी ना ले जाने दिया जाए, जैसे ड्रग्स और आपका दिया हुआ है ड्रिंक्स। ठीक है, तो देखिए नीचे जाने का बात हो रहा है, तो नीचे जाने का काम मतलब ऊपर से नीचे जाने का काम हो रहा है, तो ऊपर कौन रहता है आपका, बैंक्समैन रहता है। तो ये काम किसका होगा, बैंक्समैन का होगा, ऑन सेटर का नहीं होगा। ठीक है, हॉलेज इंजनमैन का भी नहीं होगा, असिस्टेंट मैनेजर का भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा डिस्केंडिंग का बात हो रहा है तो ये होगा आपका बैंक्समैन। समझ गए। अगर आप लोग को देखना है तो इसका आंसर है आप लोग का रेगुलेशन नंबर 56। रेगुलेशन नंबर 56 क्या है, ड्यूटीज ऑफ बैंक्समैन एंड ऑन सेटर। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ बैंक्समैन एंड ऑन सेटर में ये मेंशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अंडर विच प्रोविजन। ठीक है, अंडर विच प्रोविजन इज एन ओवरमैन रिक्वायर्ड टू होल्ड अ फर्स्ट एड वैलिड सर्टिफिकेट। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट किस प्रोविजन में दिया हुआ है कि ओवरमैन को रिक्वायर है कि वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वैलिड करे। आपका रेगुलेशन नंबर 33, रेगुलेशन नंबर 33 में दिया हुआ है, रेगुलेशन नंबर 47, रेगुलेशन नंबर 14 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेगुलेशन नंबर 14। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 14 में आपका मेंशन है एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट में। ठीक है, आपका रेगुलेशन नंबर 14 जो है जिसमें एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है, उसमें ये मेंशन है कि ओवरमैन रिक्वायर अ होल्ड अ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। ठीक है, आपसे अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का एक्सपायरी कितना साल का होता है। ठीक है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का एक्सपायरी आपका कितना साल का होता है, फर्स्ट टाइम बनवाइएगा तो कितना साल, और सेकंड टाइम बनाइएगा तो कितना साल, और थर्ड टाइम बनाइएगा तो कितना साल होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट का आपका वैलिडिटी कितना रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा जो जो आपको बना के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं याद कितने लोगों को है। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है अंडर कोल माइन रेगुलेशन, कोल माइन रेगुलेशन की तरह हु हैज बीन गिवन स्पेसिफाइड ड्यूटी टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन एंड रिपेयर ट्रेवल बाय ट्रेवलिंग रोडवे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो देखे कि इंश्योर करे कि जो भी पर्सन है आपके एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन को, एग्जामिनेशन और रिपेयर को छोड़ के ट्रेवलिंग रोडवे से ट्रेवल करे, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, सरदार या फिर सेफ्टी ऑफिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओवरमैन, ओवरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कहीं ना कहीं कि वो इंश्योर करे कि जितने भी पर्सन है वो ट्रेवलिंग रोडवेज का यूज़ करे। ठीक है, अगर एक्सेप्ट उस पर्पज के लिए गया गया है तो। ठीक है, अगर इंस्पेक्शन और आपका एग्जामिनेशन और रिपेयर को छोड़ के गया है तब। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ ऑप्टेन इज अ वेंटिलेशन ऑफिसर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो भी वेंटिलेशन ऑफिसर है, एमएमवी का बात हो, कहीं भी एमएमवी का बात हो, मैन मैकेनिकल वेंटिलेशन का, तो मैन मैकेनिकल वेंटिलेशन में आपका कितना फैन होते हैं, 3 फैन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वंस इन अ 3 मंथ। याद करने का ट्रिक है ये गाइज। हमको लगा आप लोग का अगर अच्छा लगा होगा तो ये ट्रिक, तो आप लोग 1 लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जिसको ये ट्रिक अच्छा लगा वो 1 लाइक कर देगा गाइज। 1 लाइक करने में आप लोग का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं इतना। अगर हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह 1 लाइक करके बता सकते हैं कि हाँ सर आपका ट्रिक अच्छा है, याद हो गया हम लोग को ये चीज़। टू रेगुलर विजिट रिटर्न ऑफ वर्किंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपका जो भी रेगुलरली विजिट होगा वर्किंग डिस्ट्रिक्ट का, ओल्ड वर्किंग का, फायर स्टॉपिंग का, ये किसका ड्यूटी होगा कि वो रेगुलरली विजिट करे ये सारा जगह को, सेफ्टी ऑफिसर का। सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो सारा चीज़ को विजिट करे। दूसरा है आपका असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर या फिर ओवरमैन। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा कहीं ना कहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंटिलेशन ऑफिसर का। वेंटिलेशन ऑफिसर का जिम्मेदारी होता है कि वो आपका वर्किंग डिस्ट्रिक्ट में जाए, ओल्ड वर्किंग में जाए या फिर फायर स्टॉपिंग में जाए। देखिए एक रीज़न आप लोग को बता दे रहे हैं, वेंटिलेशन ऑफिसर इसमें होगा, याद करने का तरीका, वेंटिलेशन ऑफिसर कहीं ना कहीं जाके चेक करता है कि वहाँ पे कोई गैस मिल रहा है कि नहीं। जैसे ओल्ड वर्किंग प्लेस है, ठीक है, ओल्ड वर्किंग जहाँ काम हो चुका है,
अब वो जगह खाली है, तो वो जाके चेक करेगा ना कि वहाँ पे गैस वैस बन रहा है कि नहीं। तो रेगुलरली अगर विजिट नहीं करेगा और वहाँ गैस बन रहा होगा और किसी दिन कोई गया तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहीं न कहीं वेंटिलेशन ऑफिसर ही ये सब चीज़ चेक करेगा कि ज़्यादा वर्किंग डिस्ट्रिक्ट सही चल रहा है कि नहीं, ओल्ड वर्किंग जो है आपका, वहाँ पे गैस वैस तो बन नहीं रहा है, फायर स्टॉपिंग जहाँ पे दिया हुआ है वो सब सही से है कि नहीं। तो कहीं न कहीं इसका आंसर होगा वेंटिलेशन ऑफिसर। ये सब मतलब सोचिएगा आप लोग का ना, तो ये सब याद हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर में देखिए डाटा ज़्यादा नहीं है, कुछ-कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को सोच के याद करना है, समझ के। ठीक है? कन्फ्यूज़ करने के लिए आप लोग को आंसर कॉम मतलब ऑप्शन बहुत कॉमनली दिया गया है कि आप लोगों को लगे कि हाँ, यही आंसर होगा। आगे देखिए दिया हुआ है आपका चेकिंग फायर फाइटिंग मेजर्स एंड अरेंजिंग में रेगुलर फायर रिहर्सल इन अ माइन इज़ अ ड्यूटी ऑफ, ठीक है? जो भी आपका फायर फाइटिंग मेजर होगा या फिर रेगुलर फायर रिहर्सल होगा माइंस में, वो किसकी ड्यूटी होगी? असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर या फिर ओवरमैन, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेंटिलेशन ऑफिसर की, ठीक है? देखिए, अब आप लोग बोलिएगा कि फायर रिहर्सल मतलब देखिए फायर रिहर्सल हो रहा है या फिर फायर फाइटिंग अरेंजमेंट हो रहा है, तो आप लोग को लगेगा कि ये कहीं न कहीं सेफ्टी ऑफिसर है कि वो ये सब चीज़ करवाएगा। लेकिन देखिए नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए फायर के बारे में जहाँ भी बात हो, ठीक है? या फायर फाइटिंग मेजर्स लेने की बात हो, तो वहाँ पे आपका सबसे पहले खड़ा कौन होगा? वेंटिलेशन ऑफिसर खड़ा होगा कि हाँ, आग लगा है तो हम बताएँगे हवा मार के या फिर जैसे भी। तो ठीक है, तो फायर रिहर्सल जो भी होगा, क्योंकि हवा किसके कारण लगता है? आग के कारण लगता है, तो आग के कारण मतलब हवा हवा के कारण, सॉरी उल्टा बोल दिए, हवा के कारण आग लगता है ना माइंस में। हवा अगर अच्छा रहेगा तो वहाँ आग लगेगा आसानी से, ठीक है? तो कहीं न कहीं वेंटिलेशन ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो सारा चीज़ को इंश्योर करवाए। समझ गए? तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, सेफ्टी ऑफिसर का आंसर नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए ये देते हैं कि आप लोग इसका कमेंट में मुझे आंसर दीजिएगा। रिस्क, रिस्क का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। आपको बताना है कि इसमें से किस रिस्क का डेफिनेशन जो है माइंस में, वो उसमें से इसमें से क्या मेंशन है। और ये हम आपको बता देते हैं कि ये आपका स्टार्टिंग रेगुलेशन ही है, ठीक है? स्टार्टिंग में अगर आप पढ़े होंगे तो उसी में ये दिया हुआ है। रिस्क का डेफिनेशन आप लोग सब कोई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सब कोई अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा और मुझे कमेंट करेगा कि रिस्क का मीनिंग क्या होता है। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है आपसे? व्हाट विल ऑन ओवरमैन चेक इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव डंप, ठीक है? ओवरमैन क्या चेक करेगा अगर स्टेबिलिटी ऑफ एक्टिव डंप के केस में? लिखा हुआ है एनी साइन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट। एक्टिव डंप के केस में वो चेक करेगा आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट, डेवलपमेंट और एनलार्जमेंट ऑफ क्रैक, जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है या एनलार्जमेंट ऑफ क्रैक हो रहा है उसको, या साइड फॉल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? ये आपका दिया हुआ है ड्यूटीज ऑफ ओवरमैन रिगार्डिंग एक्टिव डंप, ठीक है? जो भी ओवरमैन की ड्यूटी है एक्टिव रिगार्डिंग डंप में, सीएमआर में मेंशन है ये, ठीक है? कि ओवरमैन ये सारा चीज़ चेक करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? कैन एन ऑफिशियल बिकम अ कॉम्पिटेंट पर्सन? क्या आपका कोई ऑफिशियल कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है? इसका आंसर है नो, यस, ठीक है? नो, यस या फिर यस, ठीक है? यस व्हेन ही इज असाइन स्पेसिफाइड ड्यूटी बाय मैनेजर, या फिर क्वेश्चन इज इनरेलेवेंट। ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है, कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? आपका रेगुलेशन नंबर 43 अगर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको मैनेजर अगर दिया जाए तो। रेगुलेशन नंबर अगर 43 पढ़िएगा, 43 नंबर क्या है? ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर है, ठीक है? उसका आप रेगुलेशन नंबर 6 पढ़िएगा, मतलब सब रेगुलेशन नंबर 6 पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि द मैनेजर शैल असाइन टू एवरी कॉम्पिटेंट पर्सन हिज पार्टिकुलर ड्यूटीज़, ठीक है? तो उसमें ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, आप लोग हम रेफरेंस के साथ बता रहे हैं कि आप लोग हम पे काउंटर क्वेश्चन ना करें, ठीक है? क्योंकि सीएमआर है तो आप लोग का काउंटर क्वेश्चन बहुत आता है कि सर ये गलत है, ये है, तो इसीलिए, ठीक है? भाई लोग कोई भी आप लोग सीरियसली दिल से नहीं लीजिएगा, ठीक है? हम आप लोग को बस एक क्या बोलते हैं, आप लोग को और नॉलेज को डीपली करने के लिए ये सब चीज़ बता रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग कोई भी दिल से नहीं लीजिएगा कि सर यहाँ पे हम लोग को ये बोल रहे हैं कि ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ठीक है? तो आप लोग बस नॉलेज के लिए है और आप लोग को समझने के लिए है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए या रेगुलेशन पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो और आप लोग आंसर दे पाएँ। सीएमआर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ऐसा तैयारी करना है कि सीएमआर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन सीएमआर से पूछ रहा है, तो वो 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन नंबर आना चाहिए आप लोग का, उस तरह से तैयारी करना है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज एन ऑफिशियल प्रेजेंट बिलो ग्राउंड, ठीक है? अगर कोई ऑफिशियल मौजूद है बिलो ग्राउंड में, मतलब अंडरग्राउंड के केस में बोल रहा है कि कोई ऑफिशियल पर्सन है, तो व्हाट एक्शन विल यू टेक ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट अ डिजास्टर हैज बीन टेकन? अगर उस केस में कोई डिजास्टर हो गया तो आप क्या कीजिएगा? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन एंड विड्रॉल
वर्क पर्सन टू डेजिग्नेटेड सेफ प्लेस। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, वेरीफाई करिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है कि जो भी डिजास्टर है वो सही है कि नहीं। फिर विड्रॉल कीजिएगा वर्क पर्सन को, जो भी पर्सन है उसको बाहर निकालिएगा एक सेफ प्लेस में कि हाँ यहाँ सेफ है, आप लोग वहाँ भागिए जल्दी जल्दी। अगला क्या बोल रहा है, इन्फॉर्म करिएगा ओवरमैन को, ठीक है, ओवरमैन स्पेलिंग गलत है गाइस, यहाँ पे ओवरमैन होगा, ठीक है। इन्फॉर्म करिएगा ओवरमैन को, माइनिंग सरदार को, और या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट को और सरफेस को, ठीक है। और उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है, ट्राई टू विड्रॉ वर्क पर्सन सेफली थ्रू दी स्केप रूट। जो भी आपके वर्क पर्सन होंगे, माइंस में काम कर रहे होंगे, उनको सेफ सेफ स्केप रूट के थ्रू बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है, इट इज इफ सेफ विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल। अगर सेफ विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, सील कर दीजिएगा सारा ओपनिंग और वेट कीजिएगा रेस्क्यू का। और आपका अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, ये सारा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। जनरल ड्यूटीज या जनरल इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर ऑफिशियल जो है उसमें ये सारा दिया हुआ है कि इमरजेंसी के केस में अगर आप ऑफिशियल प्रेजेंट है और इमरजेंसी है, मतलब डिजास्टर हो रहा है, तो आप ये सब चीज़ को फॉलो करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हु शेल चेक डेट द रूफ एंड साइड ऑफ ऑल ट्रेवलिंग रोडवेज, ठीक है। रूफ एंड साइड ऑफ ऑल ट्रेवलिंग रोडवेज एंड वर्किंग प्लेस इन हिज डिस्ट्रिक्ट आर मेड एंड केप्ट सिक्योर। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो चेक करे कि रूफ और साइड ऑफ ऑल ट्रेवलिंग रोडवेज और वर्क प्लेस डिस्ट्रिक्ट का सिक्योर है? वेंटिलेशन ऑफिसर का, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर का, माइनिंग सरदार का, या नॉन ऑफ देम का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनिंग सरदार। माइनिंग सरदार का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो रूफ और साइड को चेक करे ट्रेवलिंग रोडवेज। अगर आप ट्रेवलिंग रोडवेज माइंस के अंदर जा रहे हैं तो आपका जो भी रूफ है, ठीक है, या फिर जो भी रास्ता है, ये सारा चेक करते हुए कौन जाता है? माइनिंग सरदार जाता है, ठीक है। वर्क प्लेस का जो भी उसके डिस्ट्रिक्ट में असाइन हो और वो सिक्योर करे कि वो सिक्योर हो, तो माइनिंग सरदार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर का नहीं होता। आप लोगों को सेफ्टी ऑफिसर भी लग सकता है, बहुत किसी सब में डाउट होता है। ये सब क्वेश्चन जो आता है ना, ये सब क्वेश्चन में बहुत किसी को डाउट होता है कि हाँ वर्किंग प्लेस के बारे में हो रहा है, सेफ्टी के बारे में हो रहा है, कहीं ना कहीं सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है, तो सेफ्टी ऑफिसर मार दो। नहीं होगा आंसर, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइनिंग सरदार, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है 48 नंबर रेगुलेशन पे। 48 रेगुलेशन क्या है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरदार है, जिसका पॉइंट नंबर एफ देखिएगा आप लोग, उसमें दिया हुआ है, सी डेट द रूफ एंड साइड ऑफ ऑल ट्रेवलिंग रोडवेज एंड वर्किंग प्लेस इन हिज डिस्ट्रिक्ट आर मेड एंड केप्ट सिक्योर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर, 38 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द इनकरेक्ट ड्यूटी ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर इंक्लूड। इसमें से कौन सी ड्यूटी आपकी वेंटिलेशन ऑफिसर के बारे में गलत दी हुई है? तो लिखा हुआ है कैरिड आउट वेंटिलेशन सर्वे। क्या वेंटिलेशन ऑफिसर आपका वेंटिलेशन सर्वे करेगा? दूसरा दिया हुआ है डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन इन 3 मंथ। ये तो आप लोग को सबको पता है कि ये तो एकदम सही है सर। मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन का बात आया तो 3 महीना तो आप लोग लिख लीजिए कि सही है, कहीं गलत नहीं है। आगे लिखा हुआ है चेक द फैन ड्रिफ्ट गेज वंस इन अ 7 डेज, ठीक है। एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ रेगुलेशन कंसर्निंग स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेक फैन ड्रिफ्ट गाज वंस इन अ 7 डेज। नहीं, ये गलत है। आपका जो भी फैन ड्रिफ्ट या गाज होगा ये आपका 7 दिन में चेक नहीं करता है वेंटिलेशन ऑफिसर। आप लोग ऊपर हम बताए थे, जब भी फैन ड्रिफ्ट या गाज का बात होगा और चेक करने का बात होगा तो वेंटिलेशन ऑफिसर इसको कितना दिन में चेक करता है? 1 दिन में चेक करता है। पर डे वेंटिलेशन ऑफिसर एक बार जरूर चेक करेगा कि वाटर गेज कैसा है फैन ड्रिफ्ट का, ठीक है। इसका आंसर होता 1 डे। समझ गए? गलत पूछा है, गलत। तो इसका आंसर क्या हो गया आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपना 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट ही है, शायद 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? सर्वेयर शेल रिकॉर्ड फुल फैक्ट इन अ बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पस व्हेन वर्किंग रीच डैश मीटर फ्रॉम द माइन बाउंड्री और डिसयूज और वाटर लॉग वर्किंग एरिया, ठीक है। जो भी सर्वेयर होगा आपका वो क्या करेगा? फुल फैक्ट, जो भी आपका फुल फैक्ट होगा बाउंड पेज बुक में रिपोर्ट करेगा, और वो कितना मीटर पहुंच जाएगा जब माउंट बाउंड्री से या फिर डिसयूज और वर्किंग लॉग वर्किंग से। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका जो भी ये माइन बाउंड्री है, ठीक है, ये माइन का बाउंड्री है, आप लोग माइनिंग कर रहे हैं, यहाँ से करते 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 यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। या फिर समझिए यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ वाटर बॉडी है, तो आप लोग माइनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, यहाँ वाटर बॉडी है, तो ये दोनों के बीच का पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना मीटर होगा। तो सर्वेयर क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा फुल फैक्ट, जितना भी उसका फैक्ट होगा कि यहाँ पे कितना दूरी है, क्या है, तो वही पूछ रहा है कि कितना मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 60 मीटर, 75, 90 मीटर या 120 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 120 मीटर। सर्वेयर 120 मीटर का जब डिस्टेंस रहता है 120 मीटर, ठीक है, तब ये चीज इंस्पेक्ट करेगा। और ये आपका दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 53 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेयर में। आपका लास्ट क्वेश्चन
और ड्रैग लाइन ऑपरेटर सेल, आपका जो भी ड्रैग लाइन ऑपरेटर होगा वो इनमें से क्या चीज़ मेंटेन करेगा, लिखा हुआ है इन अ बिगिनिंग ऑफ हिज शिफ्ट, ठीक है, अपना शिफ्ट का बिगिनिंग में इंस्पेक्ट द मशीन एंड टेस्ट वेरियस सिस्टम सब सिस्टम प्रोवाइड, ये तो हम आपको बताए थे पहले ही कि ड्रैग लाइन ऑपरेटर जो भी ऑपरेटर या मशीनरी को वो सारा चेक करेगा पहले, रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ इज इंस्पेक्शन एंड साइन इट, जो भी इंस्पेक्शन करेगा वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा और एक साइन करेगा उसमें। अगला बोल रहा है कीप द केबिन और इंजन रूम एंड विंडो ग्लास क्लीन, जो भी आपका इंजन रूम या विंडो ग्लास को क्लीन करेगा। अडेयर द कोड ऑफ प्रैक्टिस वाइल ऑपरेटिंग द ऑपरेशन, जो भी आपका ऑपरेशन करेगा मतलब कि ड्रैग लाइन ऑपरेटर अगर ये करेगा तो वो सारा कोड ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करेगा। ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग गाइस ऑल ऑफ दी अबव, जो भी ड्रैग लाइन ऑपरेटर होंगे ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। ड्रैग लाइन ऑपरेटर तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी मुझे गाइस 300 के नज़दीक पहुंच गए हैं हमारा ये यूट्यूब फैमिली, ठीक है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैमिली 500 प्लस भी पहुंच जाए। अगर आप लोग चाहिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। मुझे जिससे पता चले कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाने के लिए एग्जाम से पहले। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी चैप्टर है, ठीक है, टोटल 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर आप लोग का एग्जाम से पहले सारा कवर अप हो जाए। और उसके बाद हम जब मेरा अगर 500 सब्सक्राइबर पूरा हो गया ना गाइस, मैं आप लोग को बोलता हूँ, आज ही आप लोग को अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 500 सब्सक्राइबर पूरा हो गया मेरा, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर एग्जाम से पहले 500 सब्सक्राइबर पूरा हो गया तो हम आप लोग के लिए एक 500 प्लस क्वेश्चन का महा मैराथन तो लाने वाले हैं। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जिस दिन मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा हो गया उस दिन हम ये महा मैराथन लाएं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोग का करवाने वाले हैं सीएमआर का 500 प्लस, एक बार में 500 प्लस, ठीक है, सारे चैप्टर का, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी से हो जाए। और वीडियो के लिए एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ऐसी लगी हो। और सब कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, ठीक है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं, क्योंकि मैं अगर आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का एक कमेंट तो बनता है गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।